अस्सलाम वालेकुम प्यारो, क्या हाल चाल है यारो। कोई खबर शबर दो अपने कमेंट में जी। तो ऑटिज्म डिसऑर्डर, जिसे हम ऑटिज्म स्पेक्ट्रम भी कहते हैं, वो एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है। ये तो आइडिया होगा तुम लोगों को। लेकिन इस डिसऑर्डर में होता क्या है? क्या ये सिर्फ बच्चों को होता है या बड़ों को भी हो सकता है? क्या ऑटिज्म वाले बच्चे पढ़ लिख सकते हैं या वो इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड होते हैं? क्या उन्हें सारी जिंदगी माँ बाप ने संभालना होता है या वो अपने काबिल हो सकते हैं? इस डिसऑर्डर को डायग्नोज कैसे करते हैं? इसका इलाज क्या है? इन सब का जवाब दूंगी मैं आपको आज की इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले क्यूरी ऑफ द डे, आर अवर मेमोरीज 100% ट्रू? क्या हमारी मेमोरीज, हमारी यादें 100% 100% सच्ची होती हैं? जो कुछ भी हमें याद है, क्या असल में वैसा ही हुआ था? सोचें। इसके जवाब के लिए मिलती हूँ मैं आपको वीडियो के एंड पे। बैक टू द वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डिस्कस इट्स सिम्टम्स। ऑटिज्म डिसऑर्डर की सिम्टम्स में बहुत वैरायटी आ सकती है। ये पर्सन टू पर्सन, पेशेंट टू पेशेंट डिपेंड करता है। लेकिन मोस्टली इन सिम्टम्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है। पहला है सोशल कम्युनिकेशन। इन बच्चों की सोशल कम्युनिकेशन बहुत वीक होती है और ये बहुत तरीकों से वीक हो सकती है। मसलन बच्चों के केस में वो पेरेंट्स से सही तरीके से आई कांटेक्ट नहीं कर पाते, मतलब उनसे नजरें मिलाकर बात नहीं करते। ऐसे बच्चे को जब भी आप देखेंगे तो वो इधर उधर देखकर आपसे बात करेगा, वो आपसे नजरें नहीं मिला पाता। इसके अलावा नॉर्मली जब आप बच्चे को स्माइल करके देखते हैं तो बच्चा भी मुस्कुराता है, आप उसकी तरफ देख के हंसते हैं तो वो भी हंसता है। लेकिन ऑटिज्म के बच्चों के केस में ऐसा नहीं होता। वो आपकी मुस्कुराहट, आपकी हंसी, आपकी खुशी या नाराजगी को समझ नहीं पाते। इसके अलावा अगर उनको कुछ चाहिए तो वो सही से बता भी नहीं पाते। उनको जो भी काम करना होता है वो उसे वर्बलाइज नहीं करते, बस कर देते हैं। उनको अगर कोई चीज चाहिए तो वो आपको बताएंगे नहीं, आपका हाथ पकड़कर वहां ले जाएंगे। क्योंकि मोस्टली ऑटिज्म के बच्चों की लैंग्वेज बहुत ही लेट डेवलप होती है। अक्सर 5 साल के बच्चे भी एक मुकम्मल जुमला भी सही से बोल नहीं पाते, जबकि बड़े बच्चों या अडल्ट्स के केस में वो दूसरों के इमोशंस और फीलिंग्स सही से समझ नहीं पाते। और खास तौर पर अगर कोई ढकी छुपी बात हो, जिसे हम आम जबान में स्लैंग्स या फ्रेजेस या डबल मीनिंग बातें कहते हैं, उन्हें उस चीज को समझने में बहुत मुश्किल होती है। अब इस सिम्टम्स का फायदा उठाकर अपने उन दोस्तों को जिनको जोक की थोड़ी लेट समझ आती है, उनको ऑटिज्म डायग्नोस ना कर देना। यार शर्म करो, उनको समझ तो आ जाती है ना, उनको लेट समझ आती है लेकिन समझ आ जाती है। लेकिन ऑटिज्म के केस में उनको ऐसी कोई डबल मीनिंग बात, कोई ढकी छुपी बात, कोई फ्रेज, कोई स्लैंग समझ नहीं आता। मतलब अगर आप उन पे कोई मुहावरा मारेंगे ना, जैसे यार तेरा हिसाब ना अंगूर खट्टे वाला है, तो वो इसको रिलेट नहीं कर पाएगा कि आपने ऐसा क्यों कहा। वो सिर्फ सीधी सीधी बात समझते हैं और वो बात करते हुए बिल्कुल सीधी सीधी है, बमुश्किल जुमले बनाते हैं और बहुत ही सिंपल ग्रामर इस्तेमाल करते हैं। उनके फ्रेंड्स बहुत थोड़े होते हैं, वो ज्यादातर अकेले रहना पसंद करते हैं और मोस्टली एक जैसी और स्ट्रिक्ट रूटीन फॉलो करते हैं। उनकी परसेप्शन भी, उनकी जजमेंट भी बहुत ही पुअर होती है। जैसे अगर हमारा कोई दोस्त हमसे नाराज हो तो हमें उसके जेस्चर से, उसके कुछ क्लूज से पता चल जाता है कि ये बंदा हमसे नाराज है। लेकिन ऑटिज्म वाले इंडिविजुअल्स वो क्लूज, वो जेस्चर समझ नहीं पाते। ऑटिज्म की सिम्टम की दूसरी कैटेगरी है रिपीटेटिव बिहेवियर्स, मतलब एक चीज बार बार करना। छोटे बच्चों के केस में वो हैंड फ्लैपिंग बहुत करते हैं, मतलब दोनों हाथों को जोर जोर से बार बार हिलाते हैं, चीजों को बार बार एक कतार में जोड़ने की कोशिश करते हैं। वो अक्सर गोल चीजों से बड़े ऑब्सेस्ड होते हैं। मोस्टली जैसे टॉय कार्स या गाड़ियों के पहिए होते हैं तो वो उसको लेके बार बार घुमाएंगे या खुद भी गोल गोल घूमेंगे। और इसके अलावा कुछ बच्चों में ना सेल्फ इंजीरियस बिहेवियर्स भी होते हैं, बार बार खुद को चोट पहुंचाते हैं, जैसे कि हेड बैंगिंग, बार बार अपना सर दीवार में मारना। देयर वाज अ पेशेंट ऑफ माइन जो बहुत ही ज्यादा स्वेयर सेल्फ इंजीरियस बिहेवियर्स में इन्वॉल्व था। इतना ज्यादा कि सिर्फ 4-4.5 साल की उम्र में उसकी बॉडी में 8-9 फ्रैक्चर्स थे और वो मोस्टली अपना सर दीवार में मारता था और दरवाजे तोड़ता था। मतलब उसने एक रिपीटेटिव बिहेवियर बना के रखा था। उसने भाग कर आना है और जोर से दरवाजे में टक्कर लगानी है, बार बार जब तक कि वो दरवाजा टूट ना जाए। इसी वजह से उस बच्चे के काफी ज्यादा फ्रैक्चर्स थे। ये तो हुई बच्चों की बात। अगर अडल्ट्स की बात की जाए तो उनके केस में मोस्टली वो एक जुमला बार बार रिपीट कर रहे होते हैं। आपने अगर माय नेम इज खान मूवी देखी है तो उसमें खान को माइल्ड ऑटिज्म था। अब माइल्ड ऑटिज्म को हम एस्पर्जर सिंड्रोम भी कहते हैं। आपने उसमें नोट किया होगा कि वो कुछ जुमले और कुछ वर्ड्स बार बार रिपीट करते थे, जैसे कि यस यस यस, या फिर वो एक जुमला जो उनके जहन में अटक गया था, दैट माय नेम इज खान एंड आई एम नॉट अ टेररिस्ट। वो इस चीज को बार बार रिपीट करते थे। उस फिल्म में ये भी दिखाया गया है कि शाहरुख खान का कैरेक्टर किसी से भी सही तरीके से आई कांटेक्ट नहीं कर पाता। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हर ऑटिज्म के बच्चे का आई कांटेक्ट पुअर हो, किसी का बेहतर भी हो सकता है। लेकिन सोशल कम्युनिकेशन और रिपीटेटिव बिहेवियर्स का प्रॉब्लम हर ऑटिज्म वाले बच्चे में होगा। डायग्नोसिस, मोस्टली हम बच्चों में ऑटिज्म को 2.5 साल के बाद डायग्नोस कर सकते हैं। देखिए मोस्टली हमारे पास जो ऑटिज्म डिसऑर्डर के पेशेंट आते हैं उनके पेरेंट्स 80 to 90% एक ही कंप्लेन के साथ आते हैं कि हमारा बच्चा बोलता नहीं है। 3 साल का, 4 साल का, 5 साल का हो गया लेकिन अभी तक बड़ी मुश्किल से मामा पापा बोलता है। वो भी इसे पहचान नहीं है कि मम्मा कौन है और पापा कौन है। तो अब ये लैंग्वेज की लेट डेवलपमेंट कई वजह से हो सकती है, जरूरी नहीं है कि उसे ऑटिज्म ही हो। तो हम सारी ऑटिज्म वाली सिम्टम्स भी देखते हैं, लेकिन अगर सिम्टम्स पूरी हो भी नहीं है
तो भी हम 2.5 साल से पहले उसे ऑटिज्म डायग्नोस नहीं कर सकते, क्योंकि हो सकता है उसे GDD यानी ग्लोबल डेवलपमेंटल डिले हो। GDD वाले बच्चे अक्सर हर चीज लेट सीखते हैं, बस उन्हें जरा सिखाने की जरूरत होती है। उसमें बहुत सारे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स आते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं जिसकी वजह से वो चीजें लेट सीख रहे हैं। लेकिन 2.5 साल के बाद और थेरेपीज करने के बाद भी अगर उनकी सिम्टम्स परसिस्ट करती हैं तो फिर हम उन्हें ऑटिज्म डायग्नोस कर सकते हैं। तो इधर ये सवाल कि क्या ऑटिज्म सिर्फ बच्चों को होता है, बड़ों को नहीं? तो सही जवाब ये है कि ये डायग्नोस किसी भी उम्र में हो सकता है। हो सकता है आपको 30-35 साल की उम्र में ऑटिज्म डायग्नोस हो, लेकिन ये होगा शुरू से ही, बचपन से ही। एक जेनेटिक इशू है। ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट। जी, तो अगर बात करें ऑटिज्म के ट्रीटमेंट की, तो साइंटिस्ट आज तक इसका कोई मुकम्मल ट्रीटमेंट इन्वेंट नहीं कर सके। हाँ, कुछ दवाइयां दी जा सकती हैं, लेकिन वो बच्चे के हाइपर एक्टिव बिहेवियर को कंट्रोल करती हैं। जो वो टिक के नहीं बैठता, हर वक्त जल्दी में रहता है, उसको कंट्रोल करने के लिए होती हैं। लेकिन सोशल कम्युनिकेशन को बेहतर करने के लिए आज तक कोई ट्रीटमेंट इन्वेंट नहीं हुआ। लेकिन हाँ, चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट बच्चों को थेरेपीज दे सकते हैं जो इस डिसऑर्डर की मैनेजमेंट को बहुत बेहतर बना देती हैं, जैसे कि ABA थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, फैमिली थेरेपी। इसके अलावा स्पीच थेरेपी से स्पीच थेरेपी भी करवाई जा सकती है। लेकिन इन थेरेपी का रिजल्ट 2 चीजों पे डिपेंड करता है। पहले तो सिवियरिटी लेवल्स। ऑटिज्म डिसऑर्डर के 3 सिवियरिटी लेवल्स हैं, माइल्ड, मॉडरेट और सिवियर। जितनी कम सिवियरिटी होगी उतनी अच्छी मैनेजमेंट हो सकती है। दूसरा फैक्टर है टाइम का। जितनी जल्दी मैनेजमेंट शुरू होगी वो उतनी ज्यादा इफेक्टिव साबित होगी। तो कोशिश करें, जिस बच्चे को भी ऑटिज्म है या आप उसमें कोई सिम्टम्स देख रहे हैं, तो फौरन किसी साइकियाट्रिस्ट या चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट से राब्ता करें ताकि जल्द से जल्द उसकी थेरेपी शुरू की जा सके। अब कुछ इंपॉर्टेंट सवालों के जवाब कि क्या ऑटिज्म वाले बच्चे पढ़ लिख सकते हैं या फिर वो इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड होते हैं? देखें, ये भी डिपेंड करता है। एक अंदाजे के मुताबिक 57 to 58% बच्चे जिनको ऑटिज्म होता है वो ठीक से पढ़ लिख नहीं पाते, उनको इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हो सकती है। लेकिन 42 to 43% बच्चे जिनको ऑटिज्म होता है उनमें इंटेलिजेंस का इतना खास कोई मसला नहीं होता। इन 42 से 43% में से कई बच्चे एवरेज स्टूडेंट हो सकते हैं, वहीं कुछ बच्चे अबव एवरेज भी हो सकते हैं, मतलब वो स्टडी में काफी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। दूसरा जो सवाल था कि क्या ये सारी जिंदगी माँ बाप पे डिपेंडेंट होते हैं या अपने काबिल बन सकते हैं? देखें, इसके लिए डिसऑर्डर की सिवियरिटी देखनी पड़ेगी। अगर तो बच्चे को लेवल 3 का स्वेयर ऑटिज्म है तो हो सकता है उसको सारी जिंदगी माँ बाप की सपोर्ट की जरूरत हो। लेकिन ऐसे स्वेयर ऑटिज्म वाले बच्चे को भी अगर आप अर्ली थेरेपी पे, बहुत शुरू से ही थेरेपी पे लगा देते हैं तो उनकी लाइफ बड़े अच्छे से मैनेज हो सकती है। दूसरे केस में अगर ऑटिज्म इतना स्वेयर नहीं है तो वक्त के साथ साथ और एज बढ़ने के साथ साथ ऑटिज्म की सिम्टम्स बहुत कम होती चली जाती हैं, और ऐसे केस में वो बच्चे बहुत नॉर्मल या फिर नियर टू नॉर्मल जिंदगी गुजार सकते हैं और फिर वो मुकम्मल अपने काबिल भी बन सकते हैं। बस याद रखें, द की इज अर्ली डायग्नोसिस, अर्ली इंटरवेंशन एंड अर्ली थेरेपी। चलें, अब देते हैं आज की क्यूरी का जवाब कि क्या हमारी मेमोरीज, हमारी यादें 100% ऑथेंटिक, 100% सच होती हैं? तो जवाब है जी नहीं। आपकी जो भी यादें, जो भी मेमोरीज होती हैं वो 100% सच्ची नहीं होती। हमारे ब्रेन में ये कैपेसिटी है कि वो बहुत सारी यादों को, बहुत सारी मेमोरीज के एस्पेक्ट्स को फैब्रिकेट करता है और खुद से बनाने लग जाता है। मिसाल के तौर पर आपको लगता है जब आप घर से निकले थे तो वॉशिंग मशीन चला कर निकले थे और इस बात का आपको 100% यकीन होता है कि हाँ भाई आपने चलाई थी, लेकिन जब आप वापस आते हो तो कोई वॉशिंग मशीन ऑन नहीं होती। तो ये मेमोरी आपके ब्रेन ने खुद बनाई थी। लेकिन ये तो एक छोटी सी बात थी ना। बड़ी बड़ी मेमोरीज हमारा ब्रेन झूठी बना लेता है। जैसे कि कोर्ट केसेस में जब आई विटनेस से पूछा जाए कि जब इस शख्स को तुमने चोरी करते देखा है तो इसने कौन से कलर का मास्क लगाया हुआ था, तो शायद आई विटनेस पहले जवाब दे कि रेड कलर का था, फिर कहता नहीं ब्लैक कलर का था, जबकि हकीकत में उसने कोई मास्क लगाया ही नहीं हुआ था। लेकिन इस केस में वो आई विटनेस झूठ नहीं बोल रहा। मास्क क्यों, मतलब मास्क का वर्ड सुनते ही उसके ब्रेन ने खुद ब खुद एक मेमोरी डेवलप कर ली। जी, तो ये था आज का ज्ञान। मिलती हूँ तुम लोगों को अगली अच्छी सी वीडियो में। तब तक प्यारो, रब दिया रखा।